कार पूरी रफ्तार से उस महलनुमा घर के गेट में दाखिल हुई थी। गेट पर मौजूद सारे कार से चौंक कर कार से उतरे बिगड़े हुए मिजाज वाले शाहनवाज खान को देखा। वो पूरी जारियत से कार का डोर बंद करते हुए तेज कदमों से अंदर की जाने गए थे। शाहनवाज खान अंदर के आकर सीधे दंदनाते हुए उस शख्स के रूम तक पहुंच गए थे जो रात के इस वक्त अपनी रंगीन आवारगी में मशगूल था। जैसे ही उस शख्स ने शाहनवाज खान को ऐसे भड़के हुए अंदाज में अपने बेडरूम में दाखिल होता देखा था, उससे फ़ौरन उँगली के इशारे से अरियां लिबास में मौजूद लड़की को बाहर जाने का हुक्म दिया। तुम और इस वक्त? लड़की के जाते ही उस शख्स ने सोफे पर सीधे बैठते हुए टेबल पर मौजूद शराब की बोतल उठाकर ग्लास में डालते हुए सुकून से पूछा। मैं इस वक्त यहाँ क्यों हूँ तुम्हें अच्छे से मालूम है। शाहनवाज हम रूम के बीचों बीच खड़े हुए सोफे पर बैठे शख्स को घूर रहे थे। बिलीव मी, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्यों हो यहाँ। सुर्ख रंग के सयाल से भरा ग्लास होंठों तक ले जाते हुए उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। वो दांत पीसते हुए उसके अनजान बनने की एक्टिंग पर खोल गए। शाह, मत भूलो कि तुम्हारी बेटी क्या है मेरे लिए। उसे तो एक खराश भी नहीं पहुंचा सकता। खूंट खूंट मशरूब अपने हलक में उतारते हुए उनकी आंखें अब बस अरूषा के हाल से ही बहकी थी। जानते हो, वो पार्सल मेरी बेटी के हाथ में था। वो उसके हाथ में ही फट जाता, उससे नुकसान पहुंच जाता अगर अजलान मीर को पता नहीं चलता। मैंने पहले ही कहा था ऐसा कोई गेम नहीं खेलोगे तुम। और वो औरत वहां क्या कर रही थी? उसे मालूम था सब, फिर भी उसे वो पार्सल किसी बहाने से मेरी जान के हाथ से नहीं लिया। वो सारी बात नजरअंदाज करके ग्लास फर्श पर फेंक कर भड़क कर खड़ा हो गया। ग्लास फर्श पर गिरते ही कई टुकड़ों में बट गया और सूख मशरूब के चींटे फर्श पर बिखर गए। तुम्हें भरोसा है उस औरत पर? शाहनवाज खान ने इस बार तंज से कहकर उस शख्स से गुस्से को और हवा दी। भरोसा तो मैं अपने सगे बाप पर भी नहीं करता। वो औरत तो नागिन है, मगर फिर भी कुछ दिन और उसका भी काम करता हूं मैं। वो मकारी से मुस्कुराता बोला। शाहनवाज खान ने खुद पर काबू पाते हुए सर महरी से कहा। तुम जो भी करो, बस मुझे अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। और चाहे जितने दिन भी लगे, मेरी बेटी जब तक उसके पास है तुम ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं करोगे। मैंने ऐसा बस अजलान मीर को यह बताने के लिए किया था कि वो लाख पावरफुल सही, मगर मेरी पहुंच कहाँ था कि उसे अब अंदाजा हो गया होगा। दूसरे ग्लास में ड्रिंक उंडेलते हुए वो फिर से सोफे पर बैठ गया। उसकी बातों में गरूर झलक रहा था। अजलान मीर को कम समझने की गलती मत करना तुम। वो बहुत चालाक है, और शेर की तरह चुकन्ना कब शिकार पर हमला कर दे तुम समझ भी नहीं पाओगे। और उसे कम समझा तो तुम भी मेरी तरह पछताओगे। शाहनवाज खान उसे नसीहत करता जिस तरह आया था उसी तरह से वापस पलट गया। पछताएगा वो अजलान मीर। बस सही वक्त आने दे शाहनवाज खान। अजलान मीर को तो बर्बाद करूंगा ही, तेरी बेटी को भी अपना बनाकर रहूंगा। वो आंखों में चमक लिए शैतानी हंसी हंसा। अम्मा जान, मैंने एक फैसला किया है। आप सब लोग मेरे साथ शहर चल रही हैं, और इस फैसले पर मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा। असलान अम्मा जान के पास बैठा उनके हाथ थामे हुए उन्हें अपने फैसले से आगाह कर रहा था। अम्मा जान ने अपने पोते को देखा। चेहरे पर संजीदगी और लहजे में कतियत। असलान, अब इस उम्र में क्यों मुझे मेरी मिट्टी से जुदा कर रहा है। वो बहुत थकी थकी सी नजर आ रही थी। सब राजी थे एक सिवाय उनको छोड़कर। अम्मा जान, मैं जुदा नहीं कर रहा हूँ। बस आप सब लोगों को अपने साथ रखकर आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। अब मैं किसी के भी भरोसे आप सबको यहाँ नहीं छोड़ सकता। वो फिक्रमंदी से उन्हें देखते हुए बोला। बेटा, मौत तो बरहक है, उससे कहाँ तक भाग सकते हैं। वहां भी मेरा पीछा कर लिया तो। अम्मा जान ने उसे लाजवाब करना चाहा। अल्लाह आपको सलामत रखे अम्मा जान, आप भी दुरुस्त हैं। मौत भरक है, मगर जानबूझकर खतरे में भी कूदा नहीं जा सकता ना। जान बचाना तो वाजिब है ना। वो भी उनका पोता था, बदले में उन्हें ही लाजवाब कर चुका था। असलान, मेरा दिल नहीं मानता मेरे बच्चे। मेरे अपने सब यही हैं। जिंदगी के कितने दिन बचे हैं, मुझे यही रहने दे। अपने वतन अपनी मिट्टी से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। यहीं तो उनके अपने दफन थे। यहीं तो उनके दो जिगर के टुकड़े दफन थे। हवेली से उनकी यादें वाबस्ता थीं। अम्मा जान, आपका साया हमेशा हम पर सलामत रहे। मैं कैसे अपनी प्यारी अम्मा जान से गाफिल रह सकता हूँ? मुझ पर भरोसा करें अम्मा जान, बस कुछ दिनों की बात है। फिर आपकी मर्जी होगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़ मेरी मुश्किल समझिए अम्मा जान। आप तो मेरी प्यारी अम्मा जान हैं। इस बार अस्सान ने लाड प्यार से उन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पोते की तरफ देखा, फिर हार मानकर हाँ में सर हिला दिया। तो असलान हल्का फुल्का सा होकर उनसे लिपट गया। मोहब्बत के इस मुजाहरे पर अम्मा जान निहाल से होकर उसे खुद से लिपटा चुकी थीं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बड़े शौक से पूरे विला के एक एक कोने को घूम घूम कर देखकर खुश हो रही थीं। अहसान उन सबको एक साथ रखने के लिए पुराने बंगले से इस विला में शिफ्ट हो गया था,
जब से यहाँ आई थी वो दोनों रोज़ एक ही काम कर रही थी, यानी घूम फिर कर सारे विला की खूबसूरती का जिक्र करना। उस दिन के बाद से अज़लान इतना बिजी हो गया था कि वो घर पर बहुत कम ही दिख रहा था। अलबत्ता सिक्योरिटी अब और भी सख्त हो गई थी। किसी को भी कहीं आने जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। जब से नए घर में क्या शिफ्ट हुए थे, हानिया और रुषा सारी परेशानी और खौफ भुलाकर अपने रंग में लौट आई थी, और उन दोनों की खुशी और खिलखिलाहटें देखकर चाची और आनिया सुलग रही थी। तुम दोनों को कोई और काम है कि नहीं? ये नहीं, बचाए कोई काम करती बस पागलों की तरह सारे घर में कुदाड़े निकाले जा रही हैं। माँ जी ने लॉन के बीचों बीच खेलती हुई हानिया और रूषा को डांटा था। इस वक्त सब लोग लॉन में जमा थे, और उन दोनों को सारे लॉन में निदा सदा के साथ एक दूसरे के पीछे भागते देखकर माँ जी ने खौफ से बेटी और बहू को देखा। ये दोनों कभी सुधरेंगी या नहीं? उनकी डांट सुनकर वो चारों शराफत से उधर ही आ गई जिधर चाची, अम्मा जान और माँ जी थी। इतने काम करने की क्या जरूरत है? यहाँ तो सब फिटफाट है, इतनी सारी मुलाजमाएं हैं। अनिया बोलती हुई आराम से लॉन चेयर पर थम से गिर गई। और क्या, हम तो बस आराम से खाएंगे और सो जाएंगे। अरूषा भी मज़े से हाथ झाड़कर हानिया के बगल में बैठ गई। साथ ही टेबल से खाने पीने की चीज़ों से इंसाफ करना शुरू किया। अम्मा जान ने बहुत प्यार से हानिया और रूषा को देखा। माँ जी ने बस सर हिलाकर कुछ कहने का इरादा छोड़ दिया। वैसे भी आजकल वो दूसरी परेशानी में मुब्तला थी। बहू रानी को बस दुनिया में दो ही काम है, बस खाना और सोना। अरे भाई, कोई जिम्मेदारी भी तो उठाए, आखिर इस घर की बहू है। चाची ने अच्छे भले माहौल को खराब करने के लिए फुलझड़ी छोड़ी। उनकी तंजिया अंदाज में बोली गई बात पर सबके चेहरे तन गए। जिम्मेदारी उठाने के लिए इनके बड़े मौजूद हैं, तुम फिक्र मत करो। अम्मा जान ने संजीदगी से कहकर उन्हें चुप कराना चाहा। अरूषा खाते हुए बस चाची को गुस्से से देख रही थी। बोलने को वो भी बोल सकती थी, मगर बस उनके बड़ेपन का लिहाज कर रही थी। अम्मा जान, मैं कौन सा घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कह रही हूँ? कम से कम एक ही जिम्मेदारी उठा ले। कब इस घर को वारिस देंगी? इतने महीने तो हो गए हैं शादी को, मगर कोई असरात तो नजर नहीं आ रहे हैं कोई खुशी के। इस बार उनके तंज पर सबके होंठ खोल गए। वो कैसे जानकर अनजान बन रही थी। सब जानते हुए भी अरूषा पर ताने कस रही थी। अरूषा के गले में चीजें फंसी थी। आसिया, अभी मेरी बहू खुद बच्ची है, इतनी जल्दी उस पर बच्चों की जिम्मेदारी डालना मैं खुद नहीं चाहती। मैंने खुद मना किया हुआ है दोनों को। तुम्हें फजूल में मेरी बेटी पर ताने कसने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सालिम हैं, बच्चे भी हो ही जाएंगे। माँ जी ने बड़े तहम्मुल से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। अरूषा ने हर वक्त पोते की ख्वाहिश करने वाली अपनी माँ जैसी सास को देखा। उसकी आंखें तेजी से भीगी। वो कैसे उसके लिए दीवार की तरह चाची और आनिया के सामने खड़ी हो जाती हैं। यही तो गम है, छोटी बच्ची बना कर रखा है तुम लोगों ने, और बच्ची को तो कोई फिक्र ही नहीं। यहाँ हम सबकी जान पर बनी हुई है। ये सोच सोच कर ना जाने कौन सा दुश्मन है जो हमारे जान से मारने पर तुला है, और नंद के साथ बस हंसी मजाक लगा हुआ है इनका। चाची ने अरूषा की खुशी को हक करने की जैसे कसम खा ली थी। वो अब अक्सर अजलान की गैर मौजूदगी में उस पर तंज कसती रहती थी, मगर आज तो हद ही कर दी थी। ऐसे ऐसे ताने। अरूषा भड़क जाती कि माँ जी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर थपथपाया था। वो बस चाची को घूर कर रह गई। कुछ यही हाल हानिया का भी था। वो भी बस उन्हें बर्दाश्त कर रही थी। कैसी बात कर रही हो बहू, इसमें बच्ची का क्या कसूर? जो हुआ तो बच्ची क्या करे, हंसता बोलना छोड़ दे। अरसान ने बताया तो था कि कोई किसी और की दुश्मनी में दे गया था, तुम क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ी हो? अम्मा जान ने सख्ती से अपनी छोटी बहू को इस पर डाला था। पहले तो ऐसे कोई दुश्मन नहीं थे हमारे, जब से अरसान ने शादी की है कोई ना कोई मुसीबत हमारे सर पर पड़ी जा रही है। वो मुंह बनाकर रूषा को खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। गलत। जब से मेरी बहू नहीं, जब से तुम्हारी उस गुनाहगार जानी बेटी ने मेरे घर में कदम रखा है, तब से घर में यही सब चल रहा है। कब तक चुपचाप बैठती? आखिरकार माँ जी ने बड़ा करारा सा नफरत से भरा जवाब दिया था। आनिया और रूषा के दिल में ठंडक सी पड़ गई। जुबान संभाल कर बात करो शासिया। वहीं चाची भड़क कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्यों, बुरा लग गया? मैं खूब समझती हूँ तुम माँ बेटी का मकसद। जब देखो तुम्हारी बेटी के चक्कर अजलान के आसपास ही रहते हैं। शर्म नहीं है? ताई अम्मी, मेरे चक्कर तो आपको बहुत नजर आते हैं। दिन रात मुझ पर नजर रखने की बजाय आप जरा अपनी बेटी पर नजर तो रखिए। वो क्या करती फिर रही है, आपको तो खबर भी नहीं। अचानक से ना जाने किधर से सब सुनती आनिया ने वहां आकर तंज से अपनी ताई को देखते हुए कहा। आनिया ने घबरा कर आनिया को देखा। एक बार वो उसे सबकी नजरों में गिरा चुकी थी, फिर से वही काम करने की कोशिश। उसकी आंखों में डर सा देखकर आनिया के होंठों में मक्कारी भरी मुस्कुराहट उभरी। मेरी बेटी कैसी है मुझे मालूम है, इसलिए
कभी उस पर निगाह रखने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तुम अपने ऊपर ही कंट्रोल रखो, अच्छे से समझती हो तुम्हारा मकसद। उन्होंने जैसे ही कहकर आन्या को मुँह पर कर दिया, वहीं आन्या जलकर राख हो गई। ओह! ऐसा क्या? काश आप ज़रूरत महसूस कर लेती, तो पहली ही बार जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वो आपको नहीं उठानी पड़ती। तानिया ने एक बार फिर उन पर वार किया। इस बार की बात ने अरूषा को भड़का दिया। वो उसके भाई पर अटैक कर रही थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? पहले अपने कारनामे देख लो। तुम जो सरापा बायसी शर्मिंदगी हो, वो कैसे ऐसे अल्फाज बोल सकता है? खबरदार जो ये मासूम और पाक भाई या मेरी दोस्त के बारे में कुछ कहा ना, तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो जंगली बिल्ली की तरह बस उस पर चपटने के लिए तैयार थी। आने ने नफरत भरी निगाह उस हसीन वाला को देखा, जिससे उससे अहसान को छीन लिया, और ऐसा छीना कि वो उसका हो ही नहीं सकता। शर्म तो तुम करो मकान लड़की, कैसे मेरे शोहर पर टोरे डालते हुए हर बार उसके सामने आ ही जाती थी। पहले ही दिन से मैं समझ गई थी कि तुम्हारी नजर मेरे असलान पर है। तूने उससे मुझे छीन लिया। मुझे जरा सी खबर होती ना तेरे इरादे की, मैं असलान को कभी भी उस रात छोड़कर नहीं जाती, बल्कि तेरा खून कर देती। इतने दिनों से अपने ही लगाई हुई नफरत और हसद की आग में जलते जलते वो आज फट पड़ी। सबके चेहरे अजीब से हो गए। वो कितनी मतलब परस, कैसी खुदगर्ज है, और बेशर्मी की तो हद ही कर दी है उससे। खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जुबान से असलान का नाम भी लिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर को अपना कहते हुए? अरूषा को बस उसके मेरे एहसान कहने पर जैसे आग ही लग गई। वो होनहार बिल्ली की तरह आनिया पर झपट पड़ती कि माँ जी ने सख्ती से उसका बाजू थाम लिया। माँ जी मुझे छोड़ दे, आज मैं इसका खून पी जाऊंगी। ये मेरे एहसान को जिस गंदी निगाहों से देखती है ना, मैं इसकी आंखें ही नोच लूंगी। अरूषा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती आनिया को खूनी निगाहों से घूर रही थी। देखूंगी, हजार बार देखूंगी। वो मेरा असलान है, सिर्फ मेरा। आनिया जैसे अपने होश में नहीं थी। उसकी बेशर्मी और दीदा दलेरी पर सबके मुंह खुल गए। आनिया अपने रूम में चलो। चाची को मामला कुछ खराब होता नजर आया था। अहसान के आने का वक्त हो रहा था। अगर वो आ जाता है तो आन्या की दीदा दलेरी पर ज़रूर उन दोनों को घर से ही निकाल देता। ऊपर से आने के खतरनाक तेवर, इतना तो वो जान चुकी थी, अहसान बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। आन्या ने जोश जोश में एक भी खराश उसकी बीवी पर डाल दी तो वो ना जाने क्या करे। हो सकता है उन्हें इस घर से ही निकाल कर हवेली भेज दे, और वो ये खतरा नहीं उठा सकती थी। नहीं जाऊंगी मैं, समझी आप? वो पागल सी हो रही थी, और चाची पूरी तरह से घबरा गई। इसे ले जाओ आसिया, ये ना हो कि आज मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए। और तुम अच्छे से जानती हो, मेरी बर्दाश्त खत्म हुई तो असलान भी कुछ नहीं कर सकता। माँ जी ने बहुत ही सर्द लहजे में चाची को अपनी बात समझा दी थी। वो बस उन सबको देखते हुए पागल सी आनिया को खींच खांच कर अंदर की जानिब ले गई थी। इधर सब खामोश थे, मगर सबके सबर का पैमाना अब बढ़ चुका था। असलान को अंदर आते ही महसूस हो चुका था कि आज कुछ खास हुआ है। इतना सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सब अपने अपने रूम में थे। शायद बस मुलाजमाएं अपने अपने कामों में लगी हुई थीं। लाला, इस घर में आते ही सब सुधर गए। खास तौर पर आपकी और मेरी बीवी। कोई हंगामा, कोई शोर नहीं। साथ ही अंदर आता हर्षम मुस्कुराते हुए उनसे शौकी से बोला। 2 दिन से वो देख रहा था, दोनों उधम मचाती हुई इधर उधर घूमती फिर रही थीं। हो सकता है तुम रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ। असलान संजीदगी से कहता उसके शाने थपक कर नरमी से बोला। हर्षम ने महसूस किया था उस हादसे के बाद से असलान पहले सा तो नहीं, मगर फिर भी बहुत संजीदा हो गया था। जी। वो अदब से कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। असलान अपने रूम की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से माँ जी ने उसे पुकारा था। असलान ठहरो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। असलान ने कोट बाएं हाथ से दाएं हाथ पर मुंतकिल करते हुए मुड़कर उन्हें देखा। माँ जी के चेहरे पर इतनी सख्ती थी कि वो समझ गया बात ज़्यादा बड़ी हुई है। जी कहिए। नरमी से मुस्कुराकर वो उनके साथ हो लिया। वो लोग वहीं लाउंज के सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। हसन ने हाथ में लिया कोट सोफे की बैग पर डाल दिया। वो टाई की नोट ढीली करते हुए उनके बोलने का मुंतजिर था। असलान, मैं नहीं जानती आनिया और अपनी चाची को अपने साथ रखने का तुम्हारा क्या मकसद है, मगर असलान, तुम्हारी रहमदिली और नरमी से वो गलत फ़ायदा उठा रही है। उन्होंने आखिरकार बात शुरू की, मगर वो उलझा। वो कहना क्या चाहती हैं? क्या मतलब माँ? आंखें सुकड़ कर उन्हें देखा। मैं आनिया की बात कर रही हूँ। वो तुम्हारी तरफ से लगता है शदीद गलतफहमी में मुब्तला हो गई है, और ऐसी गलतफहमियां बहुत खतरनाक रुख ले लेती हैं। उन्होंने संजीदगी से कहते हुए कुछ देर पहले का सारा वाक़या आहिस्ता आहिस्ता उसे पूरा बता दिया। अहसान जैसे जैसे सुनता जा रहा था, उसके चेहरे पर सख्ती छा रही थी। आप चाची को बुलवाइए। सब सुनकर सीधे उनसे यही कहा था। माँ जी ने बेटे के तासुरात देखे और फिर मुलाजमा को उनको बुलाने भेजा था।
फिर सिर्फ चाची नहीं आई थी, उनके पीछे पीछे आनिया भी थी। माँ जी एक बार फिर उसकी बेशर्मी पर खोल गई। अरसान ने एक निगाह भी आनिया पर नहीं डाली, बस चाची को देखता रहा। चाची ने संजीदा बैठे अरसान और माँ जी की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर कुछ तो ऐसा था जो उन्हें गलत लगा। बेटी की जल्दबाजी पर फिर से गुस्सा आ गया। चाची, लगता है मेरी तरफ से आपकी बेटी को कोई गलतफहमी हो गई है। वो कोई बात किए बिना सीधे सीधे उसी मौजू पर आ गया। चाची घबरा गई और आनिया ने अपने लिए पत्थर से बन चुके अरसान को हसरत से देखा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो अरूषा बहू कुछ ज़्यादा भड़क गई थी। तुम्हें मालूम तो है अरसान, आनिया का मिजाज वो बेवकूफ़ सी है। चाची ने माँ जी को घूरकर मीठी सी बनकर अरसान को देखते हुए मकारी से कहा। चाची, अरूषा को मैं जितना जानता हूँ और कोई नहीं। वो शरारती है, बेवकूफ़ भी है, मगर बदतमीज़ बिल्कुल नहीं। तो आइंदा आप अपनी बेटी और आप खुद भी समझ लें। मेरी बीवी सारा दिन बोलती रहे, सोती रहे या खाती रहे, कोई काम करे या ना करे, अभी बच्चा हो या ना हो। वो एक लम्हे के लिए रुका। इन सारी चीज़ों पर जब मुझे एतराज़ नहीं, तो मैं किसी भी दूसरे फर्द को कैसे इजाज़त दे सकता हूँ कि वो मेरी बीवी पर ऐसे एतराज़ करे। मैं उसका शोहर हूँ। मुझ पर सिर्फ अरूषा अजलान मीर का हक है और यह हक अब कोई मरकर भी उससे छीन नहीं सकता। इसलिए आइंदा मेरे घर में मेरी बीवी के साथ ऐसी बातें ना की जाएं, वरना सबको अपनी अपनी जगह पर पहुंचाना मुझे आता है। लॉन्ज में जैसे सन्नाटा सा छाया हुआ था, बस असलान मीर की आवाज़ गूंज रही थी। लगातार अपनी आंखों में सर से काट लिए उन्हें ऐसे देख रहा था कि चाची को उसकी आंखों में देखना मुश्किल सा लगा। जुबान ऐसे तालू से चिपकी कि सफाई देना भी याद नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ अब आप ज़रूर समझ गई होंगी। वो उसी सख्ती से चाची से कहकर सोफे से उठ गया। सोफे की बैग से अपना कोट उठाया और टेबल से मोबाइल और मुड़कर अपनी उसी महसूस शाहाना चाल से चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जाते हुए असान की पुश को आनिया अब उसी हसरत से देख रही थी जो दिन ब दिन उसके दिल में बढ़ती जा रही थी। अपने रूम में आते ही असान की पहली नज़र बेड पर तकिया मुंह पर रखे ऊंधी पड़ी अरूषा पर पड़ी थी। उसे देखते ही असान को अपनी सारी टेंशन, सारी फिक्रें खत्म होती लगी थी। तने में असाब ढीले पड़ गए। दिल व जाह में सुकून सा उतरा था। वो कदम कदम चलता बेड तक आया था। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराते हुए अपनी खूबसूरत आवाज़ में उसे सलाम किया और कोट वहीं एक तरफ तकिए पर डालकर और मोबाइल साइड टेबल पर रखकर वो वहीं अरूषा के पहलू के पास बैठ गया। एक हाथ बिस्तर पर टेक कर उससे अरूषा को अपने घेरे में ले लिया। आज सलाम का जवाब भी नहीं देना क्या आपको? प्यार में गूंदे लफ्ज़ और वैसे ही प्यार छलकाती आंखें। एक हाथ से उसका सर होले से छुआ। वालेकुम सलाम। तकिए के अंदर से जवाब देकर वो सीधी होकर चित लेट गई। वफा आंखें असान के चेहरे पर गाड़ दी। असान की निगाहें वारफर्दगी से उसके चेहरे के हर नक्श पर तवाफ करने लगी। रूठी रूठी सी वो उसे सब भुलाकर अपनी तरफ खींच रही थी। अजलान के लिए तुम क्या हो वो खुद नहीं बता पाएगा। उसी तरह से एक हाथ बिस्तर पर टेके वो उसकी गर्दन पर झुका था। अरूषा की मसूर कुन खुशबू अपनी सांसों में उतारता वो उसकी शहरक को छू कर शिद्दत से चूम कर फिर से सीधा हो गया। इन पलों में वो बस सांस रोके उसकी मोहब्बत की शिद्दत महसूस करती रही थी। अब बताओ मेरी प्यारी सी बीवी नाराज़ क्यों है? एक हाथ से उसके बालों को छूते हुए उससे मुस्कुराकर पूछा। अरूषा कोई जवाब दिए बगैर बस कुछ देर ऐसे ही लेटी रूठी रूठी उसे देखती रही, मगर असलान उससे दोबारा उसकी नाराज़गी की वजह पूछने की बजाय अब खोया खोया बस अपने हाथ की उंगलियों से उसके बालों को छूता, कभी उसके गालों की नरमी को महसूस करता, उससे छू रहा था। अरूषा इस बार नाराज़गी जताने के लिए उसका हाथ झटक कर उठकर बैठ गई। मिल गई आपको फुर्सत? आज मेरे सोने से पहले ही आप तशरीफ़ ले आए। भरपूर नाराज़गी का इज़हार करते हुए वो असान के मुस्कुराते चेहरे को खूबी से देख रही थी। काम का लोड ज़्यादा था इसलिए लेट हो जाता था और जब तक घर आता था तुम सो जाती थी और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो इसलिए 2-3 दिन से फुर्सत नहीं मिली बेबी गर्ल की नाराज़गी की वजह पूछने की। अपने से कुछ दूरी पर बैठी अरूषा के हाथों को अपने हाथों में लेकर वो बारी बारी अपनी आंखों से रखा था। इतनी मोहब्बत से बोला कि अरूषा की सारी नाराज़गी धुआं बनकर उड़ गई। 2-4 दिन, पूरे एक हफ्ते से आपको फुर्सत नहीं, ढंग से बात भी नहीं की मुझसे। नाराज़गी दूर हो गई तो वो खुद उसके करीब खिसक आई। उससे गले में ढीली हो गई टाई की नॉट खोलने लगी। महबूब की तो हर अदा जानलेवा है। हसान सोचकर मुस्कुराते हुए अपने करीब होगी अरूषा के चेहरे पर उंगलियां फेरता बोला। सही, ढंग से बात क्या रोमांस भी नहीं कर पाया, बस सोने में बेबी गर्ल के साथ कुछ स्टार्टिंग की थी और कुछ नहीं। हसान अब आराम से उसके शाने पर रखे दुपट्टे को उसके वजूद से अलग करके वाफरती से उसे देख रहा था। दुपट्टा उसे तकिए पर गोला बनाकर फेंक दिया। सोते में डिस्टर्ब नहीं करते, मगर हक वसूलना खूब आता है आपको। हसान की निगाहों की बेबाकी से घबराकर वो टाई निकाल कर
दूर हटने लगी कि अहसान ने उसे अपनी बाहों में भरकर अपने करीब खींच लिया। हक की क्या बात करती हो? बस छोटी-छोटी गुस्ताखियाँ कीनी, हक वसूलने का तो तुमने मौका ही नहीं दिया। शोर के बिना नींद के आगोश में जाना अच्छी बात नहीं है मेरी जान। अपनी निगाहों में अरूषा के हया आलूदा होते चेहरे को भरे हुए उसकी खूबसूरत आवाज़ में मोहब्बत की मदहोशी खुली थी। आप कहना चाहते हैं मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ? उसकी बात का उसने उल्टा ही मतलब समझा था। शर्म और हया गई भाड़ में, वो अहसान के कॉलर को मुट्ठी में जकड़कर नाक फुलाकर उससे घूरने लगी। अस्तगफिरुल्लाह! अहसान का मुंह बन गया। क्या यार, मैं रोमांटिक बात कर रहा हूँ और तुम सीरियस हो गई हो? बेवकूफ़ लड़की। अपनी पेशानी से उसकी पेशानी पर उसने हल्के से टक्कर मारी। उफ! अरूषा ने जैसे अपनी पेशानी से हिलानी चाही, अहसान ने उससे पहले ही वहाँ अपने लब रखकर उसकी चोट के असरात को ज़ाहिल कर दिया। मारते क्यों हैं? गुस्सा फ़ौरन उतर गया और मुट्ठी में जकड़े कॉलर को छोड़कर उससे कॉलर को प्यार से दुरुस्त करने लगी। बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे मामले में कुछ जुनूनी सा जो हूँ। अहसान ने शोही से इस बार उसके गाल पर झुककर हल्के से दांत काढ़े थे। अहसान ऐसा करे मुझे खा ही जाए। उससे दबकर कहने पर अहसान को हंसी आई थी। वो गुस्सा होकर उसके हंसते चेहरे को देख रही थी। बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। मेरा प्यार जताने का अंदाज ऐसा ही है। अपनी बात कहकर उससे बारी बारी रूषा के फूले गालों को चूमा था। अच्छी बीवियाँ ऐसे शोर को कच्चा चबाने के लिए घूरती नहीं है। वो हंसते हुए उसकी नाक चुटकी में दबाकर शरारत से बोला, फिर वही बात, आप भी मानते हैं ना कि मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ? अहसान का दिल कहा अपना सर पीट ले, हद हो गई बेवकूफ़ी की। अरूषा, मैं एक लगा दूंगा। होंठ भींचकर उससे प्यार वाली नाराज़गी दिखाई, मगर उधर उल्टा ही असर हुआ था। हाँ, क्यों नहीं लगाते? बल्कि एक नहीं, दो चार लगाते। कहने के साथ ही फ़ौरन आँखों में आँसू भी आ गए। एहसान बोलकर पछताया था। वो कितनी हसासी अच्छे से जानता था। पागल, मैंने ऐसे ही बोल दिया, वरना अपनी जान को मार सकता हूँ। मैं तो बस प्यार से मारूंगा तुम्हें। उसके आँसू साफ करते हुए प्यार से बोलकर वो शौक हुआ। देख लें, खुद ही कह रहे हैं मारने की बात। एक बार कहते हैं तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सुकून हो, और उसी ज़िंदगी को मार-पीट कर उसका सुकून गारत करेंगे। वो उससे अपना आप छुड़ाकर दूर हटती रोती हुई बड़बड़ कर रही थी। अहसान बस निचला होंठ दाँतों से दबाता अपनी बेवकूफ़ तरीन बीवी को घूर रहा था, जिससे रोमांटिक सीन को पूरी तरह से बिगाड़ कर ट्रेजेडी सीन में तब्दील करते हुए रोने का शुगल चालू किया हुआ था। आज चाची ने भी मेरी इतनी इंसल्ट की, इतना कुछ कहा मुझसे, पूरी बेइज्जती कर डाली। बोली बच्ची बनी रहती हो, कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाती। जब से आई हूँ, बस इस घर में हादसे ही हो रहे हैं। और उस आनिया बाजी ने भी मेरा मूड ख़ारिज किया हुआ था। ऊपर से आप भी। वो रोते हुए शिकवा कर रही थी। अहसान को अब समझ में आया वो किस बात से इतनी हसास हो गई है। बेवकूफ़ सी, बहुत ज़्यादा मासूमियत से भरी उसकी ज़िंदगी इतनी हसास भी थी। अच्छा, रो मत, इट्स माय मिस्टेक। वो मोहब्बत से उसका बाजू खींचकर अपने बाजू में उसे लेने की कोशिश करने लगा। रोशा लगातार अपने आप को छुड़ाती दूर हट रही थी। चाची जो कहती हैं कहने दो। तुम मेरा बच्चा ही तो हो। तुम्हें कोई जिम्मेदारी उठाने की क्या ज़रूरत है? मैं हूं ना, अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। बस वो मुझे रोमांस से ना रोके। वो उसे ज़बरदस्ती अपने बाजू में भरता प्यार से उसे चमका रहा था। मैं बच्ची नहीं हूँ समझे, और मुझे कोई नहीं करना रोमांस। वो किसी सूरत भी अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं करना चाहती थी। खुद को छुड़ाने की कोशिश अब भी जारी थी। रूषा मेरी जान, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत बुरा लगा है। माँ जी ने बताया मुझे। मैं समझा कर आया हूँ चाची को। वो कभी भी कुछ नहीं कहेंगी अब तुम्हें। अहसान उसके सर को चूमते हुए नरमी और प्यार से कह रहा था। अपने हर अमल से वो अरूषा के दिल पर चाची की बातों से लगी चोट को दूर करने की कोशिश कर रहा था। अहसान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब। वो जब देखो कुछ भी कह देती हैं। आपके सामने तो मीठी बनती रहती है, और ऐसे हर वक्त। इस बार वो अहसान के चेहरे को देखते हुए नम आवाज़ में कह रही थी। बच्चे वाला ताना उसे ज़्यादा लग गया था। आई नो, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। अहसान को उसकी बात पर यकीन था, मगर कुछ मजबूरी थी, इसलिए वो उसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। नहीं बर्दाश्त करूंगी, बस आप। क्या आप? देखो अरूषा, कोई फजूल की जिद न करना। फिलहाल तुम्हारी कोई जिद नहीं मानूंगा। इस बार अहसान ने उसे सख्ती से टोक दिया। फजूल सी जिद? मेरी जिद तो आपको फजूल ही लगेगी। पहली बीवी की सारी जिद बड़े प्यार से मानते थे, और ज़्यादा प्यारी थी ना वो आपको, बल्कि अब भी है। उसी से मोहब्बत करते हैं ना, तभी तो सीने से लगाकर घर में ले आए, और मुझे लगता है बहुत जल्द आप उसे इसी रूम में ले आएंगे। बल्कि मैं कह रही हूँ ले आइए उसे भी इसी रूम में, और फिर करिए उससे रोमांस। और रुषा गुस्से से बोली तो बोलती चली गई, मगर क्या बोल दिया जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था। असान के जबड़े थन गए, आंखों में खून सा उतर आया। इतनी मोहब्बत के बावजूद भी ऐसा शक
उसे एक झटके से उसे अपनी बाजू से आज़ाद करते हुए अरूषा को दूर धकेला था। वो इतने ज़ोरदार धक्के से वहीं बिस्तर पर उलट गई। अरूषा को फ़ौरन एहसास हो गया अनजाने में वो क्या कर बैठी। बिला सोचे समझे उसकी ज़बान चल गई थी और नतीजे में अब अस्तान की नाराज़गी उसकी जान निकाल गई। तेज़ी से सीधे होते हुए उसे अस्तान की ऊन उतरती सुर्ख आंखें देखीं। तुम सब औरतें एक जैसी होती हो, शक्की और मोहब्बतों को ना समझने वाली। बस अपनी फीलिंग्स, अपनी ज़ात, उनके लिए अहम होती है। तुम लोगों को शोहर नहीं, कुत्ता चाहिए होता है, जो दुम हिलाता बस तुम लोगों के आगे पीछे फिरे, हर गलत सही बात पर लब्बैक करे, है ना? वो उसे से खोलता हुआ बेड पर साकित से बैठी अरूषा को देखते हुए अपने दिल में लगे समूह की वजह से ऐसी संगीन बातें बोला था। अरूषा की आंखों में खौफ सा उतर आया। वो पहले जैसा अरसलान लग रहा था, सफ़ा, बेरहम, चोट खाया हुआ मर्द। अरूषा बेड से चिपकी उसे अपने ऊपर चिल्लाते हुए दिख रही थी। मैं अज़लान मीर हूँ, तुम लोगों का खरीदा हुआ गुलाम नहीं। मेरे भी कुछ जज्बात हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। मुझे भी दर्द होता है। हर कोई मेरे जज्बात, मेरी ज़ात से खेले, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उससे उसे उंगली दिखाई। तुम भी वही काम करो, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आइंदा से ज़ुबान संभाल कर मुझसे बात करना, और अब अगर उस औरत का नाम मेरे सामने लिया, तो ज़ुबान काट कर फेंक दूँगा। मुझे गूंगी बीवी मंजूर होगी, मगर ज़ुबान चलाने वाली नहीं। वो उंगली उठाए लहू रंग आंखों से अरूषा को ऐसे बर्फीली आवाज़ में बोला कि अरूषा ने खौफ से फ़ौरन जल्दी-जल्दी तायद में सर हिला दिया। अज़्ज़ा ने दाँत पर दाँत जमाकर पहले आंखें बंद करके अपने बालों में उंगलियां फंसाईं, फिर चंद गहरी सांसें लेकर खुद पर कंट्रोल करता। वो फर्श जूतों तले रोंदता ड्रेसिंग रूम्स में घुस गया और वो जो डर कर साकित बैठी थी, घुटनों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोई थी।